हे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जीएस पेपर 1 के जो क्वेश्चन थे इनमें से हमने 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें है भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति को बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप उत्तर देने के लिए फर्स्टली देखिए इस प्रश्न का कीवर्ड क्या है। अब बेसिकली कीवर्ड होते वो हैं, कीवर्ड वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के चारों ओर आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का कीवर्ड है पहला तो नगरीय जीवन और दूसरा है स्मार्ट नगर कार्यक्रम। अब यहाँ नगरीय जीवन, इसमें से आपके दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि को बतलाइए। फिर स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए, जिसमें से पहले क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स और अंतिम के क्वेश्चन जो अंतिम का इतना प्रश्न है इसके लिए आपको 8.5 अंक मिलेंगे। तो इसमें से पहला आप जाने नगरीय जीवन क्या है। वैसे जीवन दो प्रकार का होता है, एक नगरीय होता है और एक जीवन होता है ग्रामीण। जो नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन में बेसिकली ये डिफरेंट होता है। जो नगरीय जीवन होता है वहाँ पर सुविधाओं तक पहुँच आसान होती है, जबकि ग्रामीण जीवन में सुविधाओं तक पहुँच मुश्किल होती है। तो यहाँ पर आपको बतलाना है कि नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है और रणनीति क्या है। अर्थात उद्देश्य का मतलब स्मार्ट नगर कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया और रणनीति का मतलब यह किस तरीके से शुरू किया जाएगा। अब स्मार्ट नगर कार्यक्रम जो शुरू हुआ था ये सन 2016 के करंट से रिलेटेड है। तो इस पर एक इमेज पहले आप देखिए, ये स्मार्ट नगर कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत बेसिकली किया यह गया था कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, आप कृषि को स्मार्ट बना दीजिए। इंटरनेट आप थिंक से कोई भी वस्तुओं को अब इंटरनेट से प्राप्त कर लीजिए। स्मार्ट होम, घरों को बिल्कुल आप स्मार्ट बना दीजिए, अर्थात इंटरनेट से उसे भी कनेक्ट कर दीजिए। स्मार्ट मोबाइलिटी, इसमें जो स्मार्ट मोबाइलिटी मीन्स हुआ आपका जो अपने मोबाइल को बिल्कुल स्मार्ट बना दीजिए, इसमें कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओपन डेटा कि हर किसी के पास डेटा की पहुंच हो जाए, जिसमें से आप देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से देखिए हर बिल्डिंग का कनेक्शन वाईफाई, अर्थात किसी देश को, किसी शहर को आप बिल्कुल स्मार्ट बना दीजिए, पूरा इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, सब कुछ उसे इंटरनेट से मिलने लगे। यही है आपकी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन उस समय का था सन 2016 के करंट से। ये क्वेश्चन करंट से था। अगला क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली है क्या, प्रादेशिकता का क्या आधार है। क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहना है प्रादेशिकता का आधार क्या है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रदेश कैसे बने और उसके बाद क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर का विकास जो हुआ, जो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदेश बने, इनका स्तर या इनका विकास क्या लाभ के असमान वितरण से हुआ है, जिसने लाभ के असमान वितरण ने इस प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है। इस क्वेश्चन को आप लिखिए। तो बेसिकली आप पहले तो जानिए इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, प्रादेशिकता क्या है। आप प्रादेशिकता को पहले समझिए, तब आप जान पाएंगे कि इस प्रादेशिकता का निर्माण किस प्रकार हुआ। क्या यह निर्माण यूपीएससी हमसे कह रही है कि जो प्रादेशिकता को बढ़ावा मिला है या क्या लाभों के असमान वितरण की वजह से हुआ है। आप इस पर अपने विचार दीजिए। तो प्रादेशिकता का मतलब सीधा सा क्या हुआ, आप पहले तो देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप में आपको टोटल 5 प्रदेश मिल जाएंगे जिनके नाम के अंत में प्रदेश लिखा है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये आपके 5 है प्रदेश। अब देखिए इन शब्दों के अंत में भी प्रदेश जुड़ा हुआ है। प्रदेश का मतलब हुआ एक भूखंड। तो ये जो भूखंड को बढ़ावा मिल रहा है ये किस लिए मिला? क्या लाभ के असमान वितरण के कारण मिला है? तो आप अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे भारत के इंडिया के मैप में इसे उत्तर प्रदेश कहा गया, जो कि भारत की ये जो प्रदेश है उत्तर दिशा में है। उसी तरीके इसे हिमाचल प्रदेश कहा गया क्योंकि इसमें हर पल बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश कह दिया। और वहीं पर जो मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है भारत के मैप में, इसलिए इसे हमने मध्य प्रदेश कह दिया। और आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो ये पूर्वी भाग में है इसलिए, और अरुणाचल प्रदेश का मतलब वो ऊंचा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं आपके पर्वत। तो यहाँ पर देखिए इन प्रदेशों के नाम भी इनके स्थान के आधार पर पड़े। तो उसी तरीके से जो व्यक्तियों में अपने प्रदेश को लेकर एक भावना होती है कि हमारा राज्य बेटर है, किसी अन्य राज्य से अच्छा है, तो क्यों? क्या लाभों के असमान वितरण की वजह से हुआ है? तो आप इस प्रश्न की पुष्टि कीजिए कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। चूंकि ये क्वेश्चन पेपर सन 2016 के, इसलिए इनको लिखने के लिए आपको 200 शब्दों की आवश्यकता होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 13 में अर्थात वायु संहत की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कीवर्ड वायु संहति अर्थात एयर मास। ये जो वायु संहति है क्या है? इनकी संकल्पना मीन्स अब बतलाइए कि वायु संहति है क्या, फिर इसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन में इसकी क्या भूमिका है ये बताइए। पहले इसकी एक इमेज देखिए, फिर आप बेटर इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन की ये रही इमेज। इसमें देखिए ये हमारे हैं वर्ल्ड मैप है, जिसमें से आपका ये है साउथ अमेरिका, ऊपर यहाँ है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ देखिए जो एयर मासेज है, देखिए ये कितना लंबा एयर मासेज है, ये देखिए ये वाला ME नाम का, जो कि आपका साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है और एशिया से गुजर रहा। तो ये जो एयर मासेज है, पहले तो बताइए एयर मासेज की संकल्पना के विषय में। वेल आप बताइए एयर मासेज है क्या, फिर इनका जो प्रभाव जलवायु परिवर्तन में जो प्रादेशिकता विशालकाय भूखंड पर पड़ता है वो बतलाइए। जैसे देखिए यही एयर मासेज पूरे आपके 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, कितना विशाल भूखंड ये एयर मासेज घेरे हुए है, तो आपको ये बतलाना है। तो वेल ये क्वेश्चन को भी उत्तर आपको 200 शब्द में देना है। वेल हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली किसी प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। पहला हिमालय, इसका कीवर्ड है हिमालय, भी है भूस्खलन। तो यहाँ पर कह रहा जो हिमालय है भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है। प्रवण मीन्स है ढालू, प्रवण का मतलब होता है आपका ढालू, ढालू, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी सतह, ये सतह जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपकी जमीन, ऐसे ये है आपकी जमीन, तो ये कोई ऐसी सतह हो, ऐसी, इसे हम ढालू कहेंगे। तो हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, अर्थात जो कहने का तात्पर्य है कि जो भूस्खलन होते हैं उन भूस्खलनों का सबसे बड़ा कारण ये हिमालय है। कारणों की विवेचना कीजिए कि क्यों, और अल्पीकरण के उपाय बतलाइए कि हाँ यदि इन भूस्खलनों को रोका जा सकता है तो कैसे, और ये भूस्खलन हो रहे हैं हिमालय पर्वत पर तो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इनके कारण बतलाइए, और साथ में इनका आपको निवारण भी देना है। तो इसमें एक इमेज देखिए आप, जहाँ पर इस इमेज में देखिए जैसे एक रोड है, ये आपकी एक रोड है,
ये देखिए, और इस रोड के किनारे की पूरी ये सतह ढह गई, ये पूरी की पूरी सतह ढह गई, अर्थात पूरी की पूरी रोड फटकर गिर गई। यही है आपका भूस्खलन। तो ये भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? हिमालय पर्वत के सतहों पर या हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों पर। तो उनके कारण बताइए। यदि इन भूस्खलनों को रोका जा सकता है तो उसके निवारण भी बतलाइए। हमने पहले भी कहा कि यूपीएससी के पेपर में से आपके सबसे मेन कीवर्ड आप पकड़ लीजिए। पहला, आपसे अधिकांश क्वेश्चनों में पूछेंगे कारण तो उसका आप निवारण दीजिए, निवारण बतलाइए क्या क्या हो सकते हैं। और निवारण बतला रहे हैं तो इन निवारण के जो रूल है, मतलब कैसे आप इससे निवारण करेंगे या फिर कैसे सुधारेंगे, उसके लिए आप बतलाइए रणनीतियाँ। यही आपका यूपीएससी अधिकांश प्रश्नों में पूछता है, क्योंकि आप आने वाले समय में एक ऑफिसर बनने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों के प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं यूपीएससी हमसे कि भूमि एवं जल संसाधनों का यदि हम प्रभावी रूप से प्रबंधन करने लगे तो मानव में जो विपत्तियां हैं वो प्रबल रूप से कम हो जाएंगी। क्यों? कब? जब हम भूमि और जल संसाधन का उपयोग प्रभावी रूप से करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका एक प्रकार से आप देंगे कि यहाँ पर आप पहले बताइए कि जो प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ तो बतलाइए आप कारण कि भूमि एवं जल संसाधनों का हम उचित रूप से प्रबंधन नहीं करेंगे तो क्या क्या वो कारण होंगे कि जिससे हमारे ऊपर विपत्तियां आएंगी। यदि इनका उचित रूप से हमने उपयोग कर दिया तो हमारे पास वो विपत्तियां कैसे कम होंगी, ये बतलाइए। वही निवारण, कारण, निवारण, परिणाम। तो यूपीएससी यही हर क्वेश्चन में यही किसी न किसी रूप में छिपे होते हैं, कारण, निवारण, रणनीति। कोई कमी है तो क्यों है, उसका कारण बताइए। यदि उसे सही किया जा सकता है तो कौन कौन से निवारण हो सकते हैं, और उन निवारण में से आप कैसे उन निवारणों से किसी एक को चुनकर कोई रणनीति अपनाएंगे। हाँ, इसे ऐसे 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 करेंगे, तो रणनीति बताइए। अब बेसिकली सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपका ये गेरा वाला, ये आपका था करंट से। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका जियोलॉजी से है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जियोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका जियोलॉजी से अर्थात भूगोल से। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जियोलॉजी से, ये भी भूगोल से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बेसिकली? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय में अर्थात आज के समय में जो आपका है ये दक्षिण चीन सागर, ये आपका दक्षिण चीन सागर, ये आपका जो है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, इसका राजनीतिक रूप से बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। क्यों? तो आपको इसका उत्तर देना है। ये क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं। पहले तो आप इसे चाहे तो हाल फिलहाल की जो दक्षिण चीन सागर से जो घटना घटित रही हो उससे करंट से इसे कोरिलेट कर दीजिए। ये क्वेश्चन है सन 2016 का, तो यहाँ पर करंट भी सन 2016 से पहले वाला लागू होगा, ना कि आज का। या फिर आप दक्षिण चीन सागर का महत्व क्यों बढ़ा वो वाले लिख दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना था? 200 शब्दों में, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अर्थात 17। इसमें है भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाव से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। अब एक प्रकार से ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी क्वेश्चन आपका है जियोलॉजी से, ये क्वेश्चन है जियोलॉजी से। किंतु ये क्वेश्चन आज के समय में भी लागू होता है, आज के समय में अर्थात सन 2021 में भी। बेशक ये क्वेश्चन पूछा गया सन 2016 में, किंतु ये आज के समय में भी लागू हो जाएगा। भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं,
विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने यूज किया होते जा रहे हैं, अर्थात हो रहे हैं। ये नहीं दिया है कि हाँ हो चुके हैं, ये वर्तमान में भी ऐसे ही होते रहेंगे। तो अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। ये असुरक्षित हो रहे हैं तो क्यों? बाढ़ दशाओं से, अर्थात भारत के जो प्रमुख नगर हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, जैसे हमारा एक प्रमुख नगर मुंबई ही है। मुंबई, यहाँ पर भी देखिए कितनी बाढ़ आती है। उसी तरीके से प्रमुख नगर आपका एक कोलकाता भी है, कोलकाता, इसमें भी देखिए बाढ़ आती है। तो असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए क्यों बाढ़ आती है, इसके फिर कारण बतलाइए कि क्यों बाढ़ आती है, कारण, और विवेचना कीजिए, बतलाइए आप उनको कि क्यों होते जा रहे हैं, और 200 शब्दों में, कितने, 200 शब्दों में। किंतु यही क्वेश्चन आज के सन 2021 में पूछा जाएगा, तो यह क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा आपका 150 शब्दों में, कितने शब्दों में, 150 शब्दों में, या फिर 250 शब्दों में। ये भी आपका जियोलॉजी से क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए कि जियोलॉजी के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए। पहला तो एक ये भी जियोलॉजी से था, एक ये भी जियोलॉजी से, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जियोलॉजी के यहीं पर हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहले से डिलीट मारे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में सिंधु जल संधि एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है 18, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, पहले तो आप देखिए कि जो ये सिंधु जल संधि में है, इसका एक विवरण प्रस्तुत कीजिए कि सिंधु जल संधि क्यों हुई थी। और ये भी आपका करंट का है, उस समय का, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी। तो इसमें कह रहे हैं इसका विवरण प्रस्तुत कीजिए, अर्थात बतलाइए क्यों हुई थी। फिर बदलते हुए द्विपक्षीय संदर्भों, अर्थात पाकिस्तान और इंडिया के संदर्भ में जो संबंध बदल रहे हैं, उनके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों, अर्थात इनके निहितार्थों मीन्स होता है आपका कि इन लोगों को क्या लाभ हो रहे हैं, इनका परीक्षण कीजिए। वो भी 200 शब्दों में इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो पाक संधि जल, ये जो आपकी ये है, ये आपकी जो है ना व्यास नदी, सिंधु नदी, यहाँ पर ये जो आपकी नदी है, ये इंडिया और पाकिस्तान में प्रवेश, अर्थात इसका कुछ भाग तो इंडिया में है और पाकिस्तान में, तो इसलिए इस पर एक संधि हुई थी। यही वो संधि है, सिंधु संधि। ये है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, यही संधि का नाम हमने दिया था सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, तो यही हुई थी सिंधु जल संधि। तो इसमें जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो इस सिंधु जल संधि हुई थी, इसके जो संबंध बदल रहे हैं दोनों देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान, किस अर्थों में कि पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसकी विवेचना कीजिए 200 शब्दों में। ये भी क्वेश्चन आपका उस समय का करंट का था, और करंट पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर उस समय के बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल जियोलॉजी से है। ये भी क्वेश्चन आपका जियोलॉजी से था 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आपका एक प्रकार से जियोलॉजी का, और 20 नंबर भी जियोलॉजी का ही है। इसमें तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया सन 2016 में। यहाँ पर कोई सन 2016 में यहाँ तो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं, सारे के सारे जियोलॉजी से ही क्वेश्चन है। ना सोसाइटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन, इसका कीवर्ड है। ये जो अंतर्देशीय जल परिवहन है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, अर्थात यह और कितने अच्छे रूप से किया जा सकता है, और इसकी क्या क्या समस्याएं भी हैं, कि इसमें क्या क्या समस्याएं होंगी और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं कि अंतर्देशीय जल परिवहन से हम क्या क्या और कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली अंतर्देशीय परिवहन है क्या, तो देखिए किसी देश के अंदर जब
किसी एक देश के अंदर, जब देश के अंदर ही जल मार्ग से माल का परिवहन किया जाए, किसी एक ही देश के अंदर वहाँ की नदियों या नहरों के माध्यम से परिवहन किया जाए माल का, तो यही है अंतर्देशीय जल परिवहन। जैसे देखिए इस किसी एक देश में यहाँ पर मालवाहक जहाज में सभी माल का परिवहन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यही है अंतर्देशीय जल परिवहन। तो इसको आपको बतलाना है, इसको इस क्वेश्चन में आपको बतलाना है कि इसमें जो अंतर्देशीय जल है इसकी समस्याएं क्या हैं और इसमें संभावनाएं क्या हैं को गिनाइए। अंतर्देशीय जल परिवहन वही कि किसी एक देश के अंदर जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का परिवहन करें। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड ये आपकी दिल्ली है और ये आपकी मुंबई है, ये आपकी दिल्ली है और ये आपकी मुंबई है। यदि यहाँ की कोई एक सामान किसी नदी के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचाएं या वहाँ की सामान यहाँ पर लाएं, तो यही है अंतर्देशीय जल परिवहन। तो इसकी समस्याएं क्या क्या होंगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम माल पहुँचाएं, और इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि परिवहन के साथ साथ भी और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि हाँ इसे ऐसे किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2016 का था, जो एक प्रकार से आप इसमें करंट से भी कोरिलेट कर सकते थे, कोई जिसमें संभावना निकली हो करंट में कि हाँ अंतर्देशीय जल परिवहन से हम यह भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जहां पर सूखा वाले या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, भारत के जहां सूखा अर्थात जहां पर बारिश बिल्कुल ना होती हो, अर्ध शुष्क मतलब जहां कभी कभी बारिश हो जाती हो, ऐसे स्थानों में हम जल को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। ये में कह रहे हैं कि ये जो है आपकी जल को संरक्षित करने के लिए लघु जल संभर विकास परियोजनाएं, ये इस प्रश्न का है कीवर्ड, लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं, किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं, आपको ये बतलाना है। तो यहाँ पर भी देखिए आपसे एक प्रकार से कारण पूछ रहे हैं या कि हाँ है, तो ये किस प्रकार उन्होंने कहा कि लघु जल संभर विकास परियोजनाएं। अब ये लघु जल संभर विकास परियोजनाएं होती क्या हैं? बेसिकली इनमें यह होता है कि आप जल को, ये लोग जब कभी बारिश होती है, मान लीजिए ये इनकी है छत, और छत ये है किसी के घर की छत, और यहाँ पर उन्होंने जमीन में यहाँ खोद दिया गड्ढा। जब कभी बारिश होगी तो ये लोग ऐसे एक पाइप लगाते हैं और ये जो छत पर गिरा हुआ पानी, ये जितना छत पर गिरा हुआ पानी, ये इस पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में जमीन में एकत्रित हो जाता है। यही है लघु जल संभर विकास परियोजनाएं, या फिर इसे हम लघु जल संभर परियोजना कहते हैं, जो वहाँ के ग्रामीण लोग अपनाते हैं। तो ये किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं आपको बतलाना है 200 शब्दों में। और ये क्वेश्चन आज के समय में भी लागू होता है। आज के समय में अर्थात सन 2021 में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ना तो करंट से रिलेटेड है और ना ही ओल्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सतत रूप से चलने वाला क्वेश्चन है। आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी देश में ना तो सूखा युक्त प्रदेशों की कमी होगी और न अर्ध शुष्क। जब इन प्रदेशों की कमी नहीं होगी तो इस परियोजनाओं की भी कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियोज में जीएस पेपर 2 पर सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पर भी डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।